हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा मध्य लोक का प्रकरण पूरा हुआ था, है ना। काफी समय हमने इसमें दिया, काफी पेशेंटली हमने इसको पढ़ा। सबको उस चीज के लिए साधुवाद। और अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ज्योतिष लोक, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। तो हालांकि ज्योतिष देव जो हैं वो मध्य लोक में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको देवों के साथ इनका वर्णन किया है। ठीक। तो क्या कह रहे हैं, पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर चलकर आकाश में सबसे नीचे तारा स्थित है। तो क्या कह रहे हैं कि अ, बाहर कहीं नहीं जाना, पृथ्वी तल से, जो हम जहां रहते हैं, राइट, वहां से 790 योजन ऊपर। और ये वाला योजन कौन सा योजन, बड़ा योजन, ठीक है। तो 790 योजन ऑलमोस्ट 8,800 योजन मान लीजिए, टाइम्स 4, राइट। तो कितना, 32, 3,20,000 मील ऊपर, है ना। इतने में वहां से जाकर शुरू होते हैं तारा जो मंडल है। ठीक। फिर वो क्या कह रहे हैं, पृथ्वी तल से 900 योजन ऊपर चलकर आकाश में सबसे ऊपर ज्योतिष पटल स्थित है। भावार्थ, भावार्थ मतलब आकाश में ज्योतिष पटल 790 योजन की ऊंचाई से शुरू होकर 900 योजन तक है। उसके ऊपर ज्योतिष लोक नहीं है। ठीक है। इतने 110 योजन में ही सारे के सारे जो ग्रह और सूर्य चंद्रमा सब कुछ उसी में आ जाएगा। यह ज्योतिष पटल 110 योजन मोटा है तथा आकाश में धनुदधिवात वलय पर्यंत सब ओर फैला है। तो सर्कल्स में ऑल द वे, ऐसा मत समझिए कि हमें जहाँ जो दिखाई दे रहे हैं बस उतने ही तारा और ग्रह हैं। ठीक। ये बिल्कुल एंड तक, जहां त्रस नाली होती है, राइट, वहां तक, कॉर्नर तक जाते हैं। ताराओं के पटल से ताराओं के पटल से 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य का पटल है और उससे 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमाओं का पटल है। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है सूर्यों का और चंद्रमाओं का, क्योंकि जो जम्बू द्वीप है उसमें 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा हैं, इसलिए इसको मल्टीपल के उसमें लिख रहे हैं, सूर्यों। ठीक। उससे 4 योजन ऊपर जाकर, किससे, जहां चंद्रमा है, सबसे पहले तारा आ गए, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा। उससे 4 योजन ऊपर जाकर नक्षत्रों का पटल है। पटल मतलब सर्कल, जहां पर वो घूमते रहते हैं, राइट। उससे 4 योजन ऊपर चलकर बुध का पटल है। उससे 3 योजन ऊपर, 3-3 योजन ऊपर चलकर क्रम से शुक्र, गुरु, मंगल और शनैश्चर, शनैश्चर मतलब शनि ग्रह के पटल हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह और तारा, ये 5 प्रकार के ज्योतिर्विमान हैं। किस तरह के रहते हैं ये विमान, जैसे नींबू का स्लाइस करते हैं ना हम, तो हाफ नींबू ले लीजिए, उस तरह के इनके विमान रहते हैं, देवों के विमान, हाफ वाले। ठीक है। ऊपर वो खुद रहते हैं और नीचे ऐसे सर्कल बना हुआ रहता है। ठीक। और हमने भी ये भी देखा था ना कि जो बहुत से देव, जो नीची जाति के जो देव रहते हैं, वो फिर इनके विमानों को चलाते रहते हैं। कितने, 4-4 हजार जो देव होते हैं, राइट। उसकी वजह से ये, वैसे तो सभी घूम रहे होते हैं, लेकिन फिर भी देव अपना अलग अलग दिशाओं में, चारों दिशाओं में शेर का, कहीं हाथी बैल का, कहीं हाथी का, कहीं घोड़े का, ऐसा आकार लेकर
जो आभि योग्य जाति के देव रहते हैं वो ऐसे जैसे पकड़ के रखते हैं उसे, राइट? ऐसा नहीं है कि वो कुछ करते होंगे, लेकिन ये बस उनका नियोग है कि उनको विमान के साथ-साथ घूमना रहता है, वो भी एक पशु की आकृति में, ठीक है? वो बन नहीं जाते हैं पशु, लाइक वो रियल घोड़ा, हाथी नहीं रहते, बट उनकी आकृति हो जाती है, ठीक? वो इस तरह से बस घूमते रहते हैं। इनमें रहने वाले देव भी इन्हीं के समान नाम वाले हैं। तो बुध है तो बुध देव, है ना? ऐसे ही शुक्र है तो शुक्र देव, गुरु है तो गुरुदेव, ठीक? इन्हीं के समान 5 प्रकार के हैं। इनमें चंद्रमा 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल्ले तक, सूर्य 1,000 वर्ष अधिक एक पल्ले तक, शुक्र 100 वर्ष अधिक एक पल्ले तक, ये उनकी आयु बताई है कि शुक्र चंद्रमा पर जो देव है वो कितने अ, समय के लिए रहते हैं वैसा, राइट? उसके बाद दूसरा देव आ जाएगा वहां पर। सूर्य 1,000 वर्ष तक, 1,000 वर्ष अधिक एक पल्ले, शुक्र 100 वर्ष अधिक एक पल्ले, बृहस्पति पौन पल्ले, मंगल बुध और शनि शनिश्चर आधा पल्ले तक, और तारे चौथाई पल्ले तक जीवित रहते हैं। तो ये देवों की आयु है, यह सब उनकी उत्कृष्ट आयु है। जघन आयु मतलब उन कम से कम कितना जिएंगे, पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है। पल्ले का 1/8 कर दो तो जो आएगा वो उस देव की जघन्य आयु, जघन्य मतलब लोएस्ट। बुद्धि द्वारा योजन के जो 61 भाग किए जाते हैं उनमें 56 भाग प्रमाण चंद्रमंडल का विस्तार है। मतलब चंद्रमा का विमान कितना बड़ा है, तो क्या कह रहे हैं, बुद्धि द्वारा योजन, योजन मतलब 4,000 योजन का, सॉरी 4,000 योजन का, 4,000 मील का एक योजन, ठीक? एक योजन के अब डिवाइड कर दो 61 पोर्शन बना दो, ठीक? उसमें से कह रहे हैं 56 भाग जो है उतना बड़ा चंद्रमा का विस्तार है, चंद्रमा के विमान का विस्तार है, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन करके देखा जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं, एक तरह से योजन का 56/61 टाइम्स जो आएगा वो चंद्रमंडल का विस्तार है, और 48 भाग प्रमाण सूर्य का विस्तार है, ठीक? इसी तरह से जैसे यहाँ पे 56 था, यहाँ पे 48, तो चंद्रमा का साइज जो है विमान का वो बड़ा है, ठीक, सूर्य से। शुक्र का विस्तार 1 कोस, बृहस्पति कुछ कम 1 कोस, और शेष समस्त ग्रहों का विस्तार आधा कोस प्रमाण है। 1 कोस बराबर में 2 मील रहता है ना, ऐसा। जगन्य तारामंडल पावकोश, मध्यम तारामंडल कुछ अधिक पावकोश, और उत्कृष्ट तारामंडल आधा कोस विस्तृत है। ताराओं का जगन्य अंतर मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस, कोस का 7वां, मध्यम अंतर 50 योजन और उत्कृष्ट अंतर 1,000 योजन है। अगर किसी एक तारा से दूसरे तारा में मैक्सिमम कहीं पर अंतर है तो वो 1,000 योजन, कि 1,000 योजन के बाद दूसरा तारा आ ही जाएगा। सूर्य के विमान लोहिताक्ष मणि के हैं, ये मणि का नाम है, आई डोंट नो कौन सी मणि होती है ये, लोहिताक्ष मणि के हैं, अर्ध गोलक के समान गोल, है ना? और आधा गोला होता है, जैसे एक गेंद है उसको आधा कट कर दो बीच में से, तो उस तरह के उनकी आकृति होती है, तथा तपाए हुए स्वर्ण के समान सुशोभित है। उनमें से उनकी कांति जो विमान है उसमें किरणें होती हैं, ठीक है? तो उन किरणों की वजह से हमारे तक रोशनी पहुंचती है। चंद्रमा के विमान स्फटिक मणिमय हैं, एकदम इसीलिए शांति देने वाले, एकदम सफेद रोशनी, मृणाल के समान सफेद हैं, तथा कांति के समूह से युक्त होने के कारण अत्यंत सुशोभित है। राहु के विमान अरिष्ट मणिमय हैं। तो जो जैन शास्त्र है बेसिकली उसमें राहु और केतु का भी वर्णन आता है, और जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है उसका भी वर्णन आता है। तो राहु का विमान और केतु, इनकी क्या विशेषता रहती है, ये
विमान जो है, राहु का विमान चंद्रमा के नीचे स्थित रहता है और केतु का विमान सूर्य के नीचे स्थित रहता है। ठीक है, इस तरह से इनकी व्यवस्था रहती है। जी रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन्द्र, मुझे मृणाल का क्या मीनिंग है पता नहीं है। हाँ, मृणाल देख सकते हैं। हम्म, यहाँ पे लिखा है ना, हाँ मृणाल के जी, हाँ समान जी, सफेद है। ये हाँ शीप के बच्चे को तो नहीं कहते मृणाल? कमल, खसखस होता है ना वैसा, खसखस मृणाल, कमल की नाल भी होती है, पद्म नाल को भी कहते हैं। ठीक है, कमल नाल को मृणाल कहते हैं। एक्चुअली आई जस्ट डिड। कमल मीन्स कमल का फ्लावर। हाँ, कमल का फ्लावर की जो डंडी रहती है उसके, हाँ, उसको मृणाल कहते हैं। मृणाल के समान सफेद है। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो। राहु के विमान अरिष्ट मणिमय है, अंजन की राशि के समान श्याम है, काले रंग के हैं, तथा चंद्रमा और सूर्य विमान के नीचे स्थित है। तो यहाँ पर सिर्फ राहु वर्ड है, वैसे केतु भी आएगा, क्योंकि जो राहु का विमान है वो सूर्य के, चंद्रमा के नीचे, और केतु सूर्य के नीचे, बस ये वहीं रहते हैं। तो जब ये घूमते हुए क्रॉस करते हैं, ठीक है, ऐसे सर्कल ले रहे होते हैं, तब ये सूर्य विमान को कवर कर देते हैं। ठीक है, तब हम कहते हैं सूर्य ग्रहण लग गया। इसी तरह चंद्रमा को जब कवर हो जाता है तो चंद्र ग्रहण लग गया। ठीक है, राहु के विमान 1 योजन चौड़े, 1 योजन लंबे और 250 धनुष मोटे हैं। तो आप देख रहे हैं इनका साइज जो है थोड़ा सा चंद्रमा के विमान से बड़ा है, इसलिए जब वो सर्कल लेते हैं, घूम रहे होते हैं, तो ये चंद्रमा को के विमान को पूरी तरह कवर कर लेते हैं। हाँ, भूमिका हाथ रेज किया। जय जी ने चारू। जय जी ने। चारू, आपने बताया चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, पर ये तो अलग भूगोल है ना, जैन भूगोल इज डिफरेंट, तो फिर वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तो हाँ यहाँ हाँ, पर ये तो नहीं सेम समझ। अपने में भी है। मतलब कहने का मतलब है कि अपने स्क्रिप्चर्स में भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की चर्चा आती है, और इसका ज्योग्राफिकल क्या एक्सप्लेनेशन है कि राहु का विमान उसके सामने आ जाने से, ठीक है, सूर्य के विमान के सामने नहीं, चंद्रमा के विमान के सामने आने से चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, और ऐसे ही केतु का विमान सूर्य के सामने आने से सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये रीजन बताए हैं, बजाय जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है ना, अगर आपको मालूम हो कि बीच में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ गया, राइट, या ये बोलते कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, इसलिए ग्रहण लग गया। ठीक है ना, तो वो हाँ, रीजन नहीं है। बेसिकली चंद्रमा और सूर्य अपनी जगह रहते हैं, घूम रहे होते हैं, और उसके राहु उनके चक्कर लगा रहा होता है, तो उनके सामने आ जाने से उनमें ग्रहण लगता है। पर वो तो डिफरेंट, मतलब वही मेरा क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर हम बात करते हैं पृथ्वी बीच में आ गई या हाँ चंद्रमा बीच में आ गया, तो वो तो हमारी भूगोल है, राइट। बट ये जो हाँ, जैन भूगोल, क्योंकि ये वाले सूर्य चंद्रमा तो हम वैसे ही काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो होता है वो उनका उनका सूर्य ग्रहण मान सकते हैं, और जो हमारा हाँ, जो जैन भूगोल है उसका कह उस सकते तरीके हैं, से मान। यस आई अग्री, कि अगर हम ये कहते हैं कि ये वो सूर्य नहीं है, राइट, तब तो हाँ, यस, बट वी डोंट नो दैट एग्जैक्टली कि ये वही सूरज है कि नहीं है। ठीक है ना, और चंद्रमा पर भी जो चर्चा चलती है कि ये मनुष्य जा सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो सूर्य से भी दूर चंद्रमा है, जो हमने देखा अभी, कितना 800 790 में 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य, 880 योजन ऊपर जाकर चंद्रमा का विमान है। ठीक है, तो उसको टाइम्स 4000 करेंगे तो इतने मील आ जाएगा। तो वो कहीं से भी आज की भूगोल में जो चंद्रमा की डिस्टेंस दिया रहता है उससे मैच नहीं करता। ठीक है, तो यस आई अग्री कि जो फिर हम जिसको चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कहते हैं आज की साइंस में, वो डिफरेंट होगा।
राहु के विमान बता दिए। शुक्र के विमान रजतमय हैं, अपनी कांति से नूतन मालती की माला को जीतते हैं। मतलब मालती की माला एक फूल का नाम है, मालती की माला, उसको जीतते हैं, इतने चमकीले तथा सब ओर से प्रकाशमान है। जिनकी आभा उत्तम मुक्ता फल के समान है, मुक्ता फल मोतियों जैसे, ऐसे बृहस्पति के विमान स्फटिक मणि सदृश कांति से सुशोभित है। बुध के विमान स्वर्णमय है, शनिश्चर के विमान तप्त स्वर्णमय है, और अंगारक यानी मंगल के विमान लोहिताक्षमयी मणिमय है। यह वर्णों की विविध रूपता ज्योतिर्लोकगत विमानों की है, किंतु अरुण समुद्र के ऊपर जो ज्योतिर्विमान है उनका केवल श्याम वर्ण ही है। ये क्या कह रहे हैं? ज्योतिर्लोकगत विमानों की है वर्णों की विविध रूपता। ज्योतिर्लोक, वो अरुण उसके ऊपर सारा काला काला है ना, हाँ हाँ, तो इसलिए हाँ, वहां पर जो भी चीजें वो काली ही रहेगी, काली ही रहेंगी, सिर्फ उस समुद्र अंधेरा पर। ही। बाकी हाँ, सब सिर्फ। जगह पर अपने अपने हाँ, कलर के हिसाब से है ना। हाँ, सिर्फ अरुण समुद्र ऐसा है जहां पर ज्योतिर्विमान भी काले रंग के हैं, ठीक है ना, तभी वहां अंधेरा रहता है। सही है। ज्योतिर्विमानों के उदय और अस्त की व्यवस्था मानुषोत्तर पर्वत के इस ओर ही है। उसके आगे समस्त विमान आकाश में स्थित हैं, उनमें संचार नहीं होता। तो जो हमने देखा था कि सन और मून जो है या जितने भी तारागण हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, उनके विमान घूम रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो कहाँ तक है? सिर्फ मानुषोत्तर पर्वत। क्यों? क्योंकि उसके बीच में ही 5 मेरु हैं, तो वो मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं इसलिए, ठीक। तो उसके बाहर जो है जितने भी ज्योतिर्लोक के विमान हैं वो घूमते नहीं, जहां है बस वहीं है हमेशा के लिए, ठीक, उनमें संचार नहीं होता। मानुषोत्तर पर्वत तक के ज्योतिषी संख्यात हैं, काउंटेबल हैं, और उसके आगे के असंख्यात, क्योंकि ये जितने भी हैं आगे आगे चलते चलते दूने दूने होते चले जाते हैं। तो सोचिए जब असंख्यात द्वीप समुद्र हुए तो असंख्यात ही ज्योतिषी देवों के विमान हो गए, है ना। उन दोनों प्रकार के ज्योतिषियों में इंद्र जो है सूर्य और चंद्रमा है। संख्यात ज्योतिषियों के इंद्र संख्यात सूर्य चंद्रमा है, और असंख्यात ज्योतिषियों के इंद्र असंख्यात सूर्य चंद्रमा है। ये एक चीज मुझे महाराज जी से क्लियर करनी है एक्चुअली, कि सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा को इंद्र और सूर्य को प्रतींद्र बोलते हैं, ठीक। और जितने भी चंद्रमा हैं तो क्या सभी अपने आप में इंद्र कहलाएंगे, या सभी चंद्रमा तो चंद्रमा है, सामान्य देव हैं, लेकिन उनमें से कोई एक इंद्र होगा, इंद्र का विमान होगा, है ना। तो वो क्लैरिटी नहीं है, कहीं पढ़ने में भी नहीं आया कि किस तरह से सूर्य चंद्रमा के इंद्र प्रतींद्र की व्यवस्था बनती है। और यहाँ पर वैसे भी और ज्यादा डिटेल यहाँ पर है। संख्यात ज्योतिषियों के इंद्र संख्यात सूर्य चंद्रमा है, और असंख्यात ज्योतिषियों के इंद्र असंख्यात सूर्य चंद्रमा है, ठीक है। तो ये क्लियर करते हैं शंका समाधान में। उनमें जो गतिशील ज्योतिषी हैं वे 1121 योजन दूर ये हटकर, एक चीज पहले, ये मानुषोत्तर पर्वत तो क्यों, ये कैसे बताया इन्होंने? मानुषोत्तर पर्वत तक जैसे जम्बूद्वीप है, ठीक है, हाँ जम्बूद्वीप सबको याद में है, हाँ हाँ। ठीक है, उसके बीच में एक मेरू पर्वत है, हम्म। ठीक है, और जम्बूद्वीप के बाहर लवण समुद्र है, ठीक है ना। हाँ। तो उसके बाद जो धात्री खंड आ धात्री गया। खंड आता है, और उसके हाँ। बाद कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र आ गया। और फिर पुष्करवर द्वीप, राइट। तो हम्म। पुष्करवर द्वीप के आधे में मानुषोत्तर पर्वत है, हाँ। उसके अंदर अंदर में मनुष्य है, ठीक है ना। हम्म। तो मानुषोत्तर पर्वत के इसी ओर मतलब जहां अंदर। मनुष्य हैं, हाँ। ठीक है, वहां पर तो सारे जो तारागण हैं, सूर्य चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, ये सब घूम रहे हैं, आकाश में स्थित है। अच्छा। आकाश में स्थित होते हैं। लेकिन उसके आगे, ठीक है, उसके आगे किसके आगे? मानुषोत्तर पर्वत के आगे भी ज्योतिष मंडल है, उसके आगे भी सूर्य चंद्रमा है, पर लेकिन वो वो घूमते नहीं है। घूमते नहीं। हाँ, अच्छा, पहले आ चुका अपने उसमें। हाँ, जयंत तो ठीक, हाँ समझ में आ गया। है ना। तो लेट से
सर्कल है, राइट। पुष्कर द्वीप का आधा भाग जो है वहां पर भी ज्योतिष मंडल है, ठीक है। तो वहां पर वो उनकी कैसी व्यवस्था रहती है, उनकी वीथियां सर्कल रहते हैं, ठीक है। एवरी 1 लाख योजन पर उनका एक सर्कल होता है, वो उस सर्कल में एक सर्कल में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। थोड़ी डिटेल हो हाँ, जाएगी, मूव नहीं होते। लोक हाँ, मूव साहित्य नहीं होते, वो ग्रंथ नहीं पर में। आ चुका, जन तत्व में आ चुका है ये। जी हाँ, कि अपन वो मूव नहीं होते। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। समझ तो में आया। यहाँ पर जो थैंक यू। मूव करते हैं उनकी बात बता रहे हैं कि उनमें जो गतिशील हैं, ठीक है, जो मूव करते हैं वे 1121 योजन दूर हटकर, तो हमने देखा मेरू पर्वत, राइट। ये जो मेरू पर्वत है, राइट, इसके सर्कल लगाना है उन्हें। तो कितनी दूरी से सर्कल लगाएंगे? मेरू पर्वत से 1121 योजन दूर हटकर फिर वो भ्रमण करते हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा, लवण समुद्र में 4, ठीक है, डबल होते जा रहे हैं, 4 सूर्य 4 चंद्रमा। धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा। कालोददी में 42 सूर्य, तो डबल भी नहीं हो रहे और बढ़ते जा रहे हैं, है ना। धातकी में 12 12, कालोददी में 42 42 और पुष्कर द्वीप में 72 72 सूर्य और चंद्रमा है। एक एक चंद्रमा के 66,975 कोड़ा कोड़ी तारा, 28 नक्षत्र और 88 महाग्रह हैं। ये क्या है? चंद्रमा के परिवार। चारू जय जिनेंद्र, जय जी। चारू ये चीज क्या दिखाई कि इतने 42 इतने इतने सूर्य इतने चंद्रमा एक ही जी। जगह है, तो हाँ ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे मतलब ये व्यवस्था है कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य है। हमने क्या देखा था कि हाँ, मेरू के एक तरफ एक सूर्य है तो दूसरी तरफ दूसरा सूर्य है, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही हाँ, लवण समुद्र में अब 4 सूर्य है, तो सर्कल तो वो 4 हर तरफ लगा रहे हैं, है ना। उनके अच्छा। सर्कल्स जैसे उनकी पाथ बने हुए हैं, ठीक है, हाँ हाँ, हाँ, उन्हें घूमना है, उन पाथ अच्छा, में ही वो घूमते हैं। तो अब ओके, लवण समुद्र में जो घूम रहे हैं वो 4 सूरज घूम रहे हैं, अच्छा ठीक है। वहां पर 4 सूर्य और 4 चंद्रमा घूम रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा, क्योंकि एरिया भी बढ़ता जा रहा है ना उनका, ठीक है ठीक ठीक है है। ठीक, ऐसे धातकी खंड में 12 सूर्य, ओके ठीक है कालोदती में 42, ठीक। ठीक है, और थैंक उसके यू। बाद जो है कैसे बढ़ते? 144, ठीक। हाँ ठीक है, फिर 4 4 में बढ़ते जाएंगे उनकी हर साइकिल में। तो तो बहुत, यहाँ आपने को एक सूर्य दिखाई देता है क्या, 2? हमें जो कहते हैं, हमें यहाँ पर 2 सूर्य दिखते हैं, सुबह और शाम अलग अलग सूर्य नहीं। हमें जो दिख रहा है वो एक दिन में एक, अगले दिन दूसरा सूरज दिखता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। हमें सेम सूरज नेक्स्ट डे नहीं दिखता, वो दूसरी साइड चंद्रमा, चला जाता है। चंद्रमा में भी ऐसा ही है? चंद्रमा में भी ऐसा ही है फिर तो, यस। ठीक। और यहाँ पर क्या बताइए, चंद्रमा के परिवार कितना बड़ा है? 66,975 कोड़ा कोड़ी तारा। तारा में जो देव हैं वो सबसे ज्यादा हैं। जैसा हमने पिछली जैन तत्विद्या पढ़ते समय ये बात करी थी ना कि भाई सबसे ज्यादा ज्योतिष देव होते हैं। ज्योतिष देव बनना बहुत इजी हो जाता है, तारा बन जाते हैं तारा देव, ठीक है। तो एक चंद्रमा के आप सोचिए 66,975 कोड़ा कोड़ी तारा, सिर्फ एक चंद्रमा के। तो और कितने चंद्रमा यहाँ पर दिख रहे हैं हमें? ये तो सिर्फ मानुषोत्तर पर्वत के इधर की साइड पे है, और बाहर देखेंगे तो आप असंख्यात चंद्रमा और सूर्य हैं। तो तारा कितने हुए? ये थोड़ा ना कि हमें हमारे मनुष्योत्तर में जितने हैं बस वो ही तारे हैं, राइट। तारा तो सारे इंक्लूड हो चारों जाते जो हमें तारे दिखते हैं, हैं। जी। जो हमें तारे दिखते हैं जो, तो हम्म। वो इनके चंद्रमा के हिस्से हैं सारे? नहीं नहीं नहीं, हिस्से नहीं है। चंद्रमा इंद्र है, हाँ, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक अच्छा, चंद्रमा के इतने तारे हैं। तो एक चंद्रमा का ओ परिवार अच्छा, इतना बड़ा है, तो 2 चंद्रमा का इसका डबल कर दी। तो ठीक जम्बू है, द्वीप में इतने सारे तारा, नक्षत्र और महाग्रह हैं, ठीक है। ओके, बाकी फिर डबल यहाँ पर जैसे कैलकुलेशन है वैसी मल्टीपल होती जाएगी। मानुषोत्तर के आगे पुष्करार्ध में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा हैं, ये सदा निश्चल रहते हैं,
ठीक, मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे चलकर सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिष वलय के रूप में स्थित है। तो ये थोड़ा सा समझना, मतलब ऐसा लिखा है कि मानुषोत्तर पर्वत सबको समझ में आता है, राइट। मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे चले, ठीक। 50,000 योजन चलने के बाद एक सर्कल में ये सारे ज्योतिष जो विमान है सूर्य चंद्रमा आदि सर्कल में आएंगे, ठीक। उसके बाद हर 1 लाख योजन चल के फिर एक सर्कल आएगा जिसमें ये सारे विमान, फिर 1 लाख अनदर योजन चल के फिर एक और सर्कल आएगा उसमें फिर, ठीक। इस तरह से वलय बने हुए हैं, वलय मतलब सर्कल्स, पाथ कह लीजिए, उन्हीं में ही वो स्थिर रहते हैं उन सर्कल्स में, ठीक है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि अब ये मान लीजिए मानुषोत्तर पर्वत पुष्करवर द्वीप, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो द्वीप आता है वो पुष्करवर द्वीप 16 लाख योजन का है। तो नेक्स्ट कितना हुआ समुद्र, पुष्करवर समुद्र हो गया 32 लाख, राइट। तो 32 लाख में कितने वलय बन जाएंगे, एवरी 1 लाख योजन पर अगर एक वलय हो तो 32 लाख में 32 वलय बन जाएंगे। तो 32 वलय में जो सूर्य चंद्रमा है उनकी संख्या दी हुई है, उतने फिर नेक्स्ट वलय में उससे 4 एक्स्ट्रा कर दीजिए, फिर उसके अगले वलय में उससे 4 एक्स्ट्रा। तो ऐसे करते करते आप स्वयंभू रमण तक कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से वहां पर व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मानुषोत्तर से 50,000 योजन चलकर ज्योतिषियों का पहला वलय है, ठीक है। तो आगे सारे बस इक्वल डिस्टेंस में वलयों में रहते हैं। उसके आगे 1-1 लाख योजन चलकर ज्योतिषियों के वलय हैं। प्रत्येक वलय में 4-4 सूर्य और 4-4 चंद्रमा अधिक हैं। तो पहले में अगर 144 हैं तो दूसरे में कितने होंगे, 148, ठीक है। 148 सूर्य और 148 चंद्रमा, ऐसे 4-4 बढ़ते चले जाएंगे। एवं एक दूसरे की किरणें निरंतर परस्पर में मिली हुई हैं, क्योंकि और इनके आपस में डिस्टेंस भी रहते हैं, क्योंकि एक ही वलय पर सूर्य भी है और चंद्रमा भी है, ठीक है। तो इसलिए उनकी किरणें आपस में मिली हुई हैं। धातकी खंड आदि द्वीप समुद्रों में सूर्य चंद्रमा क्रम से तिगुने तिगुने हैं। अच्छा, जो अभी हम देख रहे थे कि कैसे मल्टीप्लाई, डबल नहीं हो रहे, तिगुने, 3 टाइम्स। विशेषता यह है कि उनमें पिछले द्वीप समुद्र की सूर्य चंद्रमा की संख्या भी मिलानी पड़ती है। जैसे कालोदधी समुद्र के सूर्य चंद्रमा की संख्या 42 है, हमने अभी देखा था, राइट। कालोदधी की 42 सूर्य और 42 चंद्रमा कैसे बने वो बता रहे हैं कि कालोदधी से पिछला द्वीप धातकी खंड है, इसके सूर्य चंद्रमा की संख्या 12 है, इनकी तिगुनी करी तो 36, राइट। 36 में उनमें लवण समुद्र तथा जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्रमाओं की संख्या जोड़ देने से कालोदधी के सूर्य चंद्रमा की संख्या 42 निकल आती है, ठीक है। और इसी तरह से जो पुष्करवर द्वीप के मानुषोत्तर पर्वत है उसकी संख्या निकाली, कितनी बताई थी, 72, ठीक। और उसके आगे 72, तो आधे पुष्करवर द्वीप में 72 और आधे में 72, तो दोनों मिलाकर 144, पूरे पुष्करवर द्वीप में 144 सूर्य और चंद्रमा है। उनके निकालने की विधि यह है कि पुष्कर द्वीप के पूर्ववर्ती कालोदधी की संख्या 42 को तिगुना किया, कालोदधी में जितने थे 42 उनको टाइम्स 3, तो 126, उनमें कालोदधी के 12, लवण समुद्र के 4 और जम्बू द्वीप के 2, इस प्रकार 18 और मिला दिए जिससे 144 सिद्ध हुए। इसी प्रकार आगे आगे के द्वीप समुद्रों में जानना चाहिए। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस है ना, बहुत सिस्टमैटिक और अनबिलीवेबल है। अगर एक ये ही आप सोचिए, ज्योतिष लोक की कैलकुलेशन में नंबर ऑफ ग्रह नक्षत्र और तारा कितने हैं, ये ही अगर हम करने बैठ जाएं तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। जब हमने द्वीपों की रचना देखी थी तो पर्वतों का आकार, पर्वतों की ऊंचाई है ना, उनका आपस में डिस्टेंस, वो बहुत अपने आप में अलौकिक था, राइट। तो इस तरह से पूरा जैन गणित, इसकी पूरी अलग से चर्चाएं रहती हैं। त्रिलोकसार ग्रंथ, तिलोय पन्नति जो ग्रंथ है,
बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हैं इसमें, ठीक है, उनकी परिधि निकालना, उनका व्यास निकालना। तो इस तरह से सारी कैलकुलेशन, जिसको भी डिटेल चर्चा का इंटरेस्ट हो तो वो उन ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। वो चारू सॉरी, जी, ये जो तिलोयपति पंथी अन्य ग्रंथ बता रही हो जी। तुम, ये कितने साल पुराना होगा? साल पुराना, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत ने लिखा है। देखना पड़ेगा इसका कितना, मतलब स्टार्टिंग के ही ग्रंथ हैं ये क्योंकि सारे। मैंने एक जगह ये पढ़ा कि तिलोयपंथी ग्रंथ में हम्म, कुछ चीजें बाद में लोगों ने अपने आप ऐड कर दी है। अच्छा, एक जगह ये पढ़ा मैंने। ओके, वो कितना देखना सही है पड़ेगा वो कितना कितना। गलत है, हाँ, कितना, अगर महाराज जी भी ऐसी बात कहते हैं तो ठीक है, करा होगा। ऐसा बहुत से ग्रंथों में ऐसी बात आती है कि बाद में ऐड हो गया, जो ओरिजिनल गाथाएं क्योंकि रहती हैं ये शायद तो। मैंने प्रमाण सागर महाराज जी के उसमें ही पढ़ा है, क्योंकि वो ओके, कुछ लोग, वो देवी देवताओं का चक्कर बहुत ठीक है ना लोगों का, है, ठीक है, हाँ, वो तो उनकी उसके इंफॉर्मेशन बारे में ऐड कर दी लिखा हुआ है होगी। कि ठीक, हाँ, कि हाँ, लोगों ने ऐसी ये इंफॉर्मेशन अपने आप से ऐड कर ऐड दी कर दी, कुछ। हाँ, तो अपने को उससे, मतलब अपने को जो मूल गाथाएं हैं हम उन पे ध्यान दे हाँ सकते हैं, है ना। हाँ, हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक थैंक यू। है। तो यहाँ पर इस तरह ये ज्योतिर्लोक के विभाग का संक्षेप से वर्णन किया। अब ऊर्ध्वलोक के विभाग का संक्षेप से वर्णन किया जाता है। मेरु पर्वत की चूलिका के साथ ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। मेरु पर्वत की चूलिका सब जानते हैं। मेरु पर्वत हमने देखा था मध्य लोक में, है ना। तो उसमें चूलिका, चूलिका मतलब जो उसके टॉप का पार्ट है, 40 योजन की, 40 योजन की चूलिका रहती है। ठीक, उसके ऊपर बाल के बराबर ये जो चूलिका है, राइट, ये मेरु पर्वत है, 1,00,000 योजन। चारू, यहीं पर ही चूलिका पर ही अभिषेक होता है ना। सुमेरु पर्वत की चूलिका पर ही तीर्थंकर भगवान को लेके जाते हैं ना। चूलिका पांडुक वन पर लेके जाते हैं, पांडुक वन में, पांडुक शिला पर। पांडुकशिला, पांडुकशिला। पांडुक शिला तो वो पांडुक वन में है। चूलिका के ऊपर जाके फिर वो जो पांडुप वन उसमें बनी होती है अलग अलग, इज इट ऑन चूलिका चूलिका के और ऊपर पांडुक वन एग्जैक्टली। में? आई थिंक इट्स पांडुक वन में रहती हैं 4 शिलाएं। हाँ, नहीं, 4 वो शिलाएं। सुमेरु पर्वत के ऊपर ही लेके जाते हैं ना, तो ऊपर सुमेरु पर्वत की। नहीं, ये देखिए ना, चूलिका तो बीच में रह गई, राइट। पांडुक वन में ये 4 शिलाएं हैं जिन पर अभिषेक होता है, ठीक है। हम्म, हम्म, ये शिलाएं बनी हुई है ना 4। हाँ, हाँ, ये जो है ना, ये वाली, ये किसी डिफरेंट में कलर जम्मू की द्वीप रहती का, है। किसी में विदेश क्षेत्र का, ऐसे 4 हाँ जी, अलग अलग। हाँ। तो क्या कह रहे हैं कि जो ऊर्ध्व लोक है, वैमानिक देवों का जो लोक है, वो कहाँ से शुरू होता है? ये जो मेरु पर्वत की चूलिका है, सबसे ऊपर टॉप पे, ये 40 योजन ऊंची, ठीक, उसके ऊपर एक बाल के बराबर, ठीक है, बाल के बराबर डिफरेंस पर जो देवों का विमान है, पहला इंद्रक विमान, ऋतु विमान कहते हैं, वो वहां पर स्थित है, ठीक है ना। इसलिए उसके ऊपर तो अभिषेक हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि उस पे तो बाल के बराबर से विमान शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इतना नियर उसके है। और सिर्फ बाल का डिफरेंस भी इसलिए बताया ताकि कोई ये नहीं समझ ले कि जो वैमानिक देव हैं और जो मध्य लोक है उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। अदरवाइज बाल के बराबर डिफरेंस क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं चूलिका से ऊपर ऊर्ध्वलोक है, चूलिका के ऊपर ऊपर स्वर्ग तथा ग्रैवेक आदि हैं। तो ये सारी हमने बहुत अच्छे से जैन तत्व विद्या में जब पढ़ा था, सबको याद है कितने स्वर्ग रहते हैं? कल्प व्यवस्था कितने स्वर्गों में है? 16। हाँ हाँ हाँ, 1600। कल्प व्यवस्था किसे कहें? कल्प व्यवस्था में क्या रहता है? जो मांगो वो मिल जाए अपने, या वासुदेव। सोचो वो अपने आप से हो जाए। नहीं, कोई और ट्राई करेगा? कल्पना करे जो कल्प कल्प। वासुदेव रहते हैं इसलिए नहीं उनको नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, कल्प व्यवस्था क्या है? मतलब कल्प वृक्ष है वहां पर, और उनसे जो नहीं भी नहीं, चीज स्वर्ग मांगते में वो मिल। कल्प वृक्ष नहीं रहते। अच्छा, वो कल्प सिर्फ व्यवस्था उसमें। है जहां इंद्र अपने परिवार के साथ हो,
ठीक है, इंद्र, हाँ। प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, ठीक है, ये व्यवस्था जहाँ है वो कल्प है, ठीक है। और चारों जहाँ तुमने दो बताए थे ना, कल्पातीत कल्प और और एक और कल्पातीत, बताया था ना। हाँ, कल्प हाँ। और कल्पातीत। कल्पातीत क्या है? जो 16 स्वर्ग के ऊपर जितने भी स्वर्ग हैं वो कल्पातीत हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कल्प व्यवस्था नहीं है। कल्पातीत मतलब कल्प अतीत, राइट, कल्प का न होना। और कल्प क्या है? एक व्यवस्था है इंद्र की, 10 प्रकार के देव जो उसके पास होते हैं, आबि योग्य जाति के, है ना, किलविशक, अनीक, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये वहां पर नहीं रहते। तो वहां पर क्या रहता है? वहां पर सभी इंद्र होते हैं। उनको क्या कहते हैं? अहम इंद्र। कोई किसी को आदेश नहीं देता, कोई किसी की आज्ञा नहीं मानता, सब अपने आप में इंद्र हैं, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर के स्वर्ग और स्वर 16 स्वर्ग के ऊपर क्या क्या है, किसी को ध्यान है तो? ग्रैविक, ग्रैविक और भूल गई मैं। 9 अनुदिश, 9 ग्रैविक, 5 हाँ, अनुत्तर। 9 बिल्कुल सही, अनुदिश। बिल्कुल सही, और अंतर बहुत सही। तो ये अच्छा है कि सबको थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है, वेरी नाइस। कि उसके ऊपर, है ना, स्वर्ग सिर्फ 16 स्वर्ग कह के खत्म नहीं होगा। जो ऊर्ध्व लोक है वो 16 स्वर्ग है जहां पर कल्प व्यवस्था है। उसके ऊपर 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान है, ठीक है। और सबसे टॉप का विमान ये क्या होता है? कल्पातीत जो विमान। बताया, जिसमें कि ग्रैविक, अनुदिश वगैरह होंगे, तो इसमें ये कल्पातीत वाली चीज आ जाएगा, हाँ, वो आ जाएगी ग्रैवेक क्या? से शुरू हो जाती है, ग्रैवेक में ओके, कल्प व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ठीक है। मतलब और ये सिर्फ एक बाल ऊपर चालू हो जाता है, हाँ ये इसके जी, से चुलिका से हाँ जी, एक बाल पहला विमान उसके बाद है चालू हो जाता है ये। ऋतु विमान। और कितना बड़ा है वो ऋतु विमान? 45 लाख योजन का ऋतु विमान है, ठीक है। तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। अपन कहीं से भी इसमें अपनी जानकारी लगाने की कोशिश करें तो भी अपनी सोच से भी बाहर है। ये 45 लाख योजन भी त्रसनाली के अंदर अंदर है। हाँ जी, हाँ जी, पूरी व्यवस्था जो है त्रसनाली के ही अंदर है। सॉरी, चारू, हाँ जी, वैसे जो भी भूमिका ने पूछा कि वो सुमेरु पर्वत पर ही लेके जाते हैं, जी, तो वो जो बाल जितनी जगह है उसी के अंदर वो बना हुआ होगा, फिर जो नहीं नहीं नहीं, लेके जाते हैं, चार जो बने। नहीं नहीं नहीं, जो बाल के बराबर जगह डिस्टेंस है वो चूलिका से है, ठीक चूलिका है। से है। और जो वहां तीर्थंकर को ले जाते हैं वो यहाँ पांडुक वन पे, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये ठीक है, हमने पांडुक वन ठीक है। देखा था और यहाँ चूलिका से चूलिका नीचे, बीच हाँ, में। चूलिका से नीचे हो गया पांडुपन, हाँ ठीक है, हाँ, ठीक। ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया, क्लियर है ना? तो क्या कह रहे हैं? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने कि सबसे जो टॉप का विमान है, लास्ट विमान, उसका नाम क्या है? सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, बहुत सुंदर, क्या बढ़िया, बताया? सर्वार्थ सिद्धि विमान। सर्वार्थ सिद्धि, हाँ। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 16 जो स्वर्ग हैं उनके नाम बता रहे हैं। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। ये 16 कल्प कहे गए हैं। 16 स्वर्ग कह लीजिए या 16 कल्प। कल्प इसलिए कि इनमें व्यवस्था कल्प की है, ठीक। चारों कुछ तुमने पहले ब्रह्म का भी बताया था, ब्रह्मोत्तर हाँ जो जी, होता है, हाँ जी। क्या ब्रह्म, बताया था? ब्रह्म लोक में, ब्रह्म स्वर्ग जो है वहां पर लौकांतिक देव रहते हैं, हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। और ये जो 16 हैं इनकी रचना कैसी है? आधे दक्षिण में और आधे उत्तर में, दो दो के जोड़े के रूप में है। उनके ऊपर अधोग्रैविक, मध्यम ग्रैविक और उपरिम ग्रैविक, तो 3 3 3, इस प्रकार से टोटल 9 ग्रैविक के पटल हैं। इन तीनों ग्रैविकों में भी आदि, मध्य और ऊर्ध्व के भेद से 3 3 भेद होते हैं।
इन ग्रैवेकों के 9 पटल हैं। 9 पटल के यहाँ पर नाम दे दिए। सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, विशाल, सुमनस, सोमनस और प्रीतंकर। उसके आगे 9 अनुदिश और अनुदिशों के आगे 5 अनुत्तर विमान हैं। अनुदिश और अनुत्तर विमानों का एक एक पटल है। अब पटल सबको याद है जो हमने कि उनके माले कितने हैं, राइट, बिल्डिंग्स में लेवल्स कितने हैं, ठीक है ना, ये चीज देखी थी हमने। तो उनमें कितने अनुदिश और अनुत्तर में एक एक पटल है। और अंत में ईशद प्रागभार भूमि है, जहां पर उसी के अंत तक ऊर्ध्वलोक कहलाता है, जहां ईशद प्रागभार भूमि जहां सिद्ध शिला है। स्वर्गों के समस्त विमान कितने हैं? 84,97,023। ठीक, ये सारी डिटेल हमने जैन तत्वविद्या में देखी थी, किसके कितने विमान हैं। इनमें 63 पटल और 63 ही इंद्रक विमान है। ठीक, जैसे हमने व्यवस्था देखी थी इंद्रक, प्रकीर्णक और श्रेणीबद्ध, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 63 पटल आ गए। हाँ, वर्षा जी कुछ कह रहे हैं? यू आर ऑन म्यूट एक्चुअली, सुनाई नहीं दे रहा है हमें। सॉरी, मैं ये पूछ रही थी वो जो भूमि है प्रागभार भूमि सिद्धशिला के ईशद ऊपर, प्रागभार, हाँ जी। तो तनुवात वाले के बाद में कि पहले है? उससे पहले बिल्कुल जो क्योंकि सर्वार सिद्धि विमान है, राइट, जी, बिल्कुल उसके ऊपर आती है वो। और तनुवात वाला जो सब है वो बाद में आते हैं, सबसे ऊपर आएंगे, राइट? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो हमने चित्र देखा था, ये 63, 62, 63 ऐसे, तो ये सब इनके व्यवस्थाएं हैं। इंद्रक विमानों की कितने पटल हैं, है ना, वो सब हमने बहुत डिटेल में देखा था। 63 ही इंद्रक विमान है। इंद्रक विमानों का समूह पटलों के मध्य में ऊर्ध्व रूप में स्थित है, बिल्कुल सेंटर में इंद्रक विमान है। आदि इंद्रक का नाम ऋतु है। आदि मतलब पहला, पहले इंद्रक विमान का नाम ऋतु है। उसकी चारों दिशाओं में 63 श्रेणीबद्ध विमान है। ठीक है, चारों दिशाओं में 63। फिर अगले पटल पे एक कम हो जाएगा, फिर अगले पटल पे एक और कम हो जाएगा। ऐसे जो पहला स्वर्ग है उसमें 31 पटल हैं। ठीक, आगे प्रत्येक इंद्रक में एक एक विमान कम होता जाता है। सौधर्म और ईशान नामक प्रारंभ के 2 स्वर्गों में ऋतु, विमल, चंद्र, वल्गु, वीर, अरुण, नंदन, नलिन, कांचन, रोहित, चंचल, मारुत, रिद्धीश, वैडूर्य, रुचक, रुचिर, अंग, अर्क, स्फटिक, तपनीयक, मेघ, भद्र, हारिद्र, पद्म, लोहिताक्ष, वज्र, नंद्यावर्त, प्रभंकर, प्रष्टक, जग, मित्र और प्रभा, ये 31 पटल हैं। ठीक, फिर अगले 2 जो युगल हैं उनमें कितने पटल हैं वो बता रहे हैं। सानत कुमार महेंद्र कल्प में एक अंजन, वनमाला, नाग, गरुड़, लांगल, बलभद्र और चक्र, ये 7 इंद्रक विमान हैं। तो जितने इंद्रक विमान उतने ही पटल। ठीक, ब्रह्मलोक में अरिष्ट, देव संगीत, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, ये 4 इंद्रक विमान हैं। लांतव में ब्रह्म हृदय और लांतव, ये 2 इंद्रक विमान हैं। महाशुक्र में शुक्र, सहस्रार में शताख्य, आनत में आनत और प्राणत, आनत में आनत, प्राणत और पुष्पक, ये 3। अच्युत में सानुकार, आरण और अच्युत, ये 3 इंद्रक विमान हैं। अधोग्रहवेक में जो हमने अभी देखा था 9 ग्रहवेक होते हैं, तो अधोग्रहवेक मतलब नीचे के जो 3 पटल हैं उनको अधोग्रहवेक कहते हैं। उनका नाम हमने देख लिए थे, सुदर्शन, अमोघ और सुप्रबुद्ध, ये 3। मध्य ग्रहवेक में यशोधर, सुभद्र और सुविशाल, ये 3। और ऊर्ध्व में सुमन, सौमनस्य और प्रीतंकर, ये 3 विमान हैं। 9 अनुदिशों के मध्य में आदित्य नाम का एक इंद्रक विमान है
और 5 अनुत्तरों में सर्वार्थ सिद्धि नाम का एक इंद्रक विमान है। ठीक है, तो ये विमानों की चर्चा हो गई। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी अच्छे से है अपने को और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये सबके नाम याद रखने चाहिए ना इन सब के। थोड़ा थोड़ा कर सकें जितना भी, जैसे अब एटलीस्ट 16 स्वर्गों के नाम याद हो जाएं। ग्रैवेक के नाम तो नहीं याद होंगे, लेकिन ये पता रहे कि कितने ग्रैवेक होते हैं, कितने अनुत्तर है ना, वो है। फिर अनुत्तर के 5 विमान जो है उनके नाम याद हो जाएं, तो जितना पॉसिबल है कर सकते हैं। यस, उतना उतना अपना समय जो है अच्छी चीजों में लगा रहेगा। अगर हम इसकी चारों जी एक एक्सेल शीट बनाएं और उसमें 16 स्वर्ग के नाम, फिर जो भी अपने वो होते हैं उनके हर एक पे कर सकते हैं। एक्चुअली एक ऑलरेडी बुक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल शेयर दैट विथ यू। एक्सेल में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने टेबल बना रखी है हर चीज की, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो पूरा तत्वार सूत्र तालिकाओं में टेबल फॉर्म में है, तो बहुत हेल्पफुल है। आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप। ओके, और ये 9 अनिदेशों के मध्य में आदित्य नाम का एक इंद्र विमान है जो 5 अनुत्तरों में सर्वार्थ सिद्धि नाम का। सर्वार्थ सिद्धि सबसे ऊपर है ना? ये तो सर्वार्थ सिद्धि विमान भी है और सर्वार्थ सिद्धि पटल का नाम भी है। ये इनका कहीं डायग्राम भी है, कुछ शेप वगैरह या कुछ, और इन सारे स्वर्गों की शेप? एक्चुअली वो जो वीडियो है ना इसके ऊपर एक वीडियो जो जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी वालों ने बनाया, अच्छे उसने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो वो जरूर देखने लायक है। देवों की व्यवस्था उससे काफी क्लियर होगा, और पूरी व्यवस्था उन्होंने एनिमेशन में दिखा रखी है। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि वो देखें। ये आप दे चुके हैं क्या? हाँ, भेजा था, लेकिन एक बार और भेज सकते हैं, पहले भेजा हुआ। ये इस शास्त्र में, हरवंश पुराण में या तत्वार सूत्र में कहीं पर आएगा कि क्या क्या करने से कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं? ये जो ग्रैवेक हैं, इनमें जाने के लिए क्या मुनि दीक्षा जरूरी है या आप? बिल्कुल मुनि दीक्षा जरूरी है। बहुत त्याग तपस्या वाले ही जा सकते हैं। अधो ग्रैवेक हो गया, और अधो ग्रैवेक सब, और ऊर्ध्व ग्रैवेक, ऊर्ध्व मतलब ऊपर वाला, और अधो सबसे नीचे वाला। यस, और मध्य 3 ही होते हैं, 3 ही होते हैं, मतलब 9 टोटल ग्रैवेक होते हैं, उनको 3-3 में डिवाइड कर दिया। तो चारू जो मिथ्या दृष्टि होते हैं साधु, तो वो अधो ग्रैवेक तक जाते हैं कि ऊर्ध्व ग्रैवेक तक जा सकते हैं? उपरिम ग्रैवेक तक जा सकते हैं। ग्रैवेक वर्ड लिखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं वो ऊपर तक जा सकते हैं। ओके, हाँ, ऐसा कहीं चर्चा नहीं है कि वो अधो ग्रैवेक तक ही जा सकते हैं। ठीक है, बट आई विल स्टिल डबल चेक कि ऐसा कुछ व्यवस्था अलग से तो नहीं है कि सिर्फ अधो ग्रैवेक तक जा सकते हैं। बट जहां तक मेरी जानकारी है, वो ऊपर तक जा सकते हैं, ग्रैवेक तक जा सकते हैं, अंतिम ग्रैवेक तक। ठीक है, हाँ, जिनवानी स्तुति। तुमने वो एक बार भेजना ना उसका लिंक, वो जैन सिद्धांत कोश है ना? हाँ, जैन, ठीक, श्योर, ऑलराइट। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सब।